हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित शर्मा अकेडमी। यूपी टेट 2026 के लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। जो भी पर्यावरण अध्ययन के लिए जो 1 to 5 के लिए आता है, इसमें मैं आज पहला चैप्टर जो है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र के लिए मिनिमम 100 क्वेश्चन है। इसमें एक ही चैप्टर में आपको पीवाईक्यू और उसके अलग फैक्ट भी मिलेंगे आपको। तो वीडियो पूरा देखिएगा और थोड़ा कोशिश करेंगे कि आपको क्वेश्चन बेस ही कराएं और थोड़ा जल्दी कराएं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज हाइप जरूर कर दीजिएगा। मैं छोटा यूट्यूबर हूँ और हो सके तो शेयर कर दीजिएगा जो भी ग्रुप हो आपके। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पर्यावरण पारिस्थितिकी तंत्र ये पहला चैप्टर है। उसमें जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके अभी तक पूछे गए हैं 2026 तक, उन सभी को हम एक साथ लेंगे और एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा कम करेंगे क्योंकि क्वेश्चंस की संख्या ज्यादा है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन पर्यावरण के लिए खतरा है? आपको पता है बढ़ती जनसंख्या जो है आपकी खतरा है। बढ़ते पौधे या फसल ये कोई खतरा नहीं है, ये नेचुरल चीजें हैं। ठीक है, तो फिर में से सभी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इसमें भूल के भी ऊपर में सभी मत लगा दीजिएगा। इसको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, जो एक्सप्लेन करने लायक होगा वो कर दूंगा। ठीक है, संसाधनों की कमी जो होती है बढ़ती जनसंख्या के कारण संसाधनों में मांग बढ़ती है, जिससे पानी, भोजन और ऊर्जा जैसे संसाधनों की कमी होती है। प्रदूषण, जैसे अधिक जनसंख्या के कारण वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण भी बढ़ता है। यानी कि ये सभी पर्यावरणीय खतरा है। नेक्स्ट है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें नहीं पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सांस भीतर लेगी हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है 0.4%। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और ये सभी को नहीं पता होता है। देखिए यहाँ पे जब हम सांस लेते हैं तो हवा में 20 यानी 21 लगभग 21% ऑक्सीजन जाती है, 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड जाती है और लगभग 80% के करीब नाइट्रोजन गैस। बाकी अन्य गैस शामिल है। जब हम हवा को बाहर निकालते हैं तो इसमें से जो 21% थी उसमें से 16.49% ऑक्सीजन बाहर निकलती है, 4.49% कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है और 89% नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन पूरा निकल जाती है। ध्यान रखिए। तीसरा क्वेश्चन है, किसी खाद्य श्रृंखला में सामान्यतः प्राथमिक जीव कौन से होते हैं? तो प्राथमिक जीव कौन से होंगे? तो जो आपके प्रकाश संश्लेषी होंगे। ठीक है, आपको पता है जो खाद्य श्रृंखला होती है, सबसे पहले क्या आता है? उत्पादक होते हैं, फिर उपभोक्ता होते हैं। तो सबसे पहले जो उत्पादक होंगे वो प्रकाश संश्लेषी होंगे। ठीक है, याद रखिएगा। उपभोक्ता जो होते हैं आपके प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय और सर्वाहारी भी होते हैं इसमें। जैसे कि एक पारिस्थितिक वातावरण के पिरामिड में तीसरा पोषक स्तर कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर डी, ये होते हैं मांसाहारी। ठीक है, मांसाहारी के बाद ही आता है आपका डिकम्पोजर्स होते हैं। तो ये मांसाहारी होता है, ये सर्वोच्च में आता है। ठीक है, और इसी में आपका जैसे मनुष्य है वो क्या है? सर्वाहारी आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें आप देखिए, इसमें पोषण स्तर बताए गए, जो इसमें फैक्ट एक्सप्लेन करने लायक है वो कर लेंगे। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है, कार्बन डेटिंग की संकल्पना निम्न में से किससे उद्धृत है? तो ऑप्शन नंबर बी, ये क्योटो प्रोटोकॉल था। तो ये 1997 में जापान के नगोया में हुआ था। ठीक है, कार्बन डेटिंग की संकल्पना 1997 में ली गई थी। इसके अनुसार वातावरण में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए देश को एक क्रेडिट मिलता है। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता था जिसका उद्देश्य कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन और ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करना था। एक कार्बन क्रेडिट 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड कम करने हेतु प्रतिनिधित्व करता था। यानी कि जो भी इसमें कमी करता था तो उसे एक क्रेडिट मिलता था। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पोषक चक्र सूर्य के प्रकाश से सीधे संचालित होता है? तो सूर्य के प्रकाश से सीधा कार्बन चक्र होता है। ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, जैव ईंधन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें कौन सा सत्य नहीं? तो ऑप्शन बी वाला देखिए, जैव ईंधन लगातार लागत प्रभावी होता है। जैव ईंधन लागत प्रभावी होता है। बाकी देखिए इसके जो 3 पॉइंट है वो सभी सही हैं। इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। जैव ईंधन एक प्रकार का नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत है जो सूक्ष्म जीवों, पौधे या पशु जो बचा है तथा सूक्ष्म जीवों से प्राप्त होता है। जैव ईंधन के उदाहरणों में एथेनॉल जो कि मक्का तथा गन्ने से, बायोडीजल जो वनस्पति तेलों और पशु वसा से, ग्रीन डीजल जो होता है शैवाल व अन्य पौधों से, तथा बायोगैस शामिल। ये ईंधन पारिस्थितिकी अनुकूल होते हैं तथा संकट के समय ऊर्जा के अतिरिक्त स्रोत के रूप में योगदान दे सकते हैं। परंतु वर्तमान समय में इनकी लागत उच्च होने के कारण जैव ईंधन लागत प्रभावी नहीं है। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? कौन सा अजैविक घटक नहीं है? तो आपको पता है दो ही घटक होते हैं जैव मंडल के, एक जैविक एक अजैविक। ठीक है, इसमें से आपका अजैविक घटक कौन सा नहीं है? तो अजैविक देखिए, मृदा, फास्फोरस, प्रोटीन होते हैं। कवक जो है आपका जैविक में आता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन है, वनोन्मूलन का दुष्परिणाम क्या है? तो इससे क्या होती है? मृदा अपरदन में वृद्धि होती है, यानी मृदा जो है अपरदित, यानी कि मिट्टी जो है कटाव ज्यादा होता है। याद रखिएगा,
वन उन्मूलन के क्या है, पृथ्वी तथा ताप प्रदूषण में वृद्धि होती है, वर्षा में कमी आती है, भौम जल स्तर का गिरना होता है, बाढ़ तथा अकाल जैसी प्राकृतिक आपदाओं में भी वृद्धि होती है। अगला देखिए पर्यावरण के जैविक घटक कौन से हैं? तो जैविक घटक इसमें से आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए पौधे, ठीक है। मैदान, पहाड़, नदियाँ ये सब अभी आपके अजैविक में आ जाएंगे, याद रखिएगा। नेक्स्ट महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए, इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नेस्ट हैकेल ने 1866 में किया था। पारिस्थितिकी तंत्र के जनक जो है एजी टेंसले हैं 1935 में। गहन पारिस्थितिकी यानी डीप इकोलॉजी के जो जनक है वो अर्निस्ट नीस हैं। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ये लेखक है चार्ल्स डार्विन, इन्होंने डार्विनवाद की संकल्पना प्रस्तुत की थी। प्राकृतिक चयन की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? तो चार्ल्स डार्विन ने। मेघ विजन जो कृत्रिम वर्षा होती है, आपने देखा हो फिल्मों में जो बारिश कराई जाती है, तो ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड तथा सिल्वर आयोडाइड के मिश्रण को बनाया जाता है, ठीक है। कई बार सिल्वर आयोडाइड ही दिया जाता है, देखिए। नेक्स्ट परिस्थिति तंत्र में शक्ति प्रभाव होता है, तो शक्ति का जो प्रभाव होता है यानी ऊर्जा का जो प्रभाव होता है वो एक दिशात्मक होता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है देखिए आप, जैसे उत्पादक से क्या प्राथमिक में जाएगा, प्राथमिक से द्वितीयक, द्वितीयक से आपका सर्वोच्च में और फिर अपघटक में जाता है। इसमें लिंडेमान का 10% का नियम भी लागू होता है, याद रखिए। एक ऊर्जा पिरामिड का सबसे ऊपरी भाग कौन सा होता है? तो सबसे ऊपरी भाग जो होता है गौण उपभोक्ता होता है, यानी कि द्वितीयक में जाता है। देखिए आपका जो ऊर्जा का पिरामिड होता है सदैव सीधा बनता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है क्योंकि इसमें क्या होता है, परितंत्र के विशेष विविध पोषक तत्वों पर जो 90% ऊर्जा होती है, 90% ऊर्जा जो व्यय हो जाती है, 10% ही आगे कैरी फॉरवर्ड होती है। ये लिंडेमैन का नियम है, ठीक है। 10% का नियम याद रखिएगा लिंडेमैन का। अगला है विश्व पर्यावरण दिवस 2019 का विषय क्या था? तो ये पुराना क्वेश्चन है, ठीक है। आपको जब करंट में पढ़ना जाएगा उसकी थीम को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवन क्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं पुनः प्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी ये स्वास्थ्य होता है। तो आपने दो तरीके के पढ़े होंगे स्वास्थ्य, एक जो इंस्टीट्यूट होता है, एक एक्सटीट्यूट होता है, ठीक है। इंस्टीट्यूट में क्या होता है, प्राकृतिक तरीके से अधिवास कराया जाता है, और एक्सटीट्यूट में क्या होता है, जब देखते हैं कि कोई जानवर जो है मान लीजिए रेड डेटा बुक में है या उसकी विलुप्ति के कगार पे है, तो उसको अपस्थानित किया जाता है, यानी कि उसको दूसरी जगह से लाके उसे वहां पे संरक्षण दिया जाता है। तो याद रखिएगा। अगला देखिए, वन परिस्थिति तंत्र में पाए जाने वाले खाद्य श्रृंखला का चयन करना है। तो इसमें बताना है वन परिस्थिति तंत्र में कैसा जो खाद्य श्रृंखला होती है। तो घास को टिड्डा खाएगा, टिड्डे को मेढक, मेढक को सांप और सांप को बाज खाएगा, ठीक है। बाकी ये देखिए पादप, प्लवक, ये सभी आपके समुद्री खाद्य श्रृंखलाएं हैं। नेक्स्ट देखिए, वन महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? तो ये आपके देखिए जुलाई महीने में मनाया जाता है, और ये 1960 के दशक में पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता को अभिव्यक्त करने वाला एक आंदोलन था जो सबसे सर्वप्रथम मनाया गया। फिर 1947 में जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं मौलाना अबुल कलाम आजाद के संयुक्त प्रयासों से राजधानी दिल्ली में जुलाई के प्रथम सप्ताह को वन महोत्सव के रूप में मनाने का ऐलान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए 17 नंबर, कविता द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। तो ये पुस्तक किसने लिखी है? तो SG कॉर्लिस ने लिखी है, द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में कभी भी उल्टा नहीं हो सकता है? तो ध्यान रखिएगा, ऊर्जा का जो पिरामिड होता है हमेशा सीधा बनता है, सदैव सीधा बनता है, ठीक है। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है, और इसमें लिंडेमैन का 10% नियम दिया गया है। बाकी जो एक्सप्लेन करने लायक होगा मैं कर दूंगा। देखिए, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस जो WED किस वर्ष मनाया गया था? तो ये देखिए 1974 मनाया गया था। पहला जो विश्व पर्यावरण दिवस था 5 जून को जो मनाया गया था, और 1972 में जो संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ में जो स्टॉकहोम में एक सम्मेलन हुआ था, उसी से ये आया था कि मतलब 5 जून को हर वर्ष हमें विश्व पर्यावरण दिवस मनाना है। इसमें से 119 देशों ने भाग लिया था। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक जागृति लाने हेतु 1972 में की थी। अब देखिए कुछ फैक्ट है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में, वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 में, जल प्रदूषण अधिनियम 1974 में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है अम्लीय वर्षा जो थी, अम्लीय वर्षा किसके ऑक्साइडों के कारण होती है? तो ध्यान रखिए सल्फर और ये आपके नाइट्रोजन, इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं उनकी वजह से अम्लीय वर्षा होती है, ठीक है। एसिड रेन जिसे बोलते हैं। तो इसमें आपका देखिए सल्फर के क्या होते हैं, SO2 होता है, और नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx होता है, यानी 2, 3 जो भी लग सकता है इसमें, ठीक है। जैसे कि प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र में सभी प्रजातियां किससे जुड़ी होती हैं? तो ऑप्शन नंबर डी ये खाद्य जाल से जुड़ी होती हैं, ठीक है। देखिए खाद्य श्रृंखला अलग चीज होती है, खाद्य जाल क्या होती है, मतलब खाद्य जाल खाद्य श्रृंखला का ही एक रूप है। बहुत सारी जब खाद्य श्रृंखलाएं मिलती हैं तो उसे खाद्य जाल बोलते हैं, याद रखिएगा।
जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं बताता हूँ कि एक प्रकार के जीव कई प्रकार के भोजन का एक कारक बनता है। जैसे मान लीजिए कोई भी जैसे घास है, उसको बकरी भी खा रही है और हिरन भी खा रही है, ठीक है? और हिरन को दूसरा मतलब जानवर खा रहा है और बकरी को दूसरा जानवर खा रहा है। इस तरीके से एक खाद्य जल का निर्माण होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, इसमें देखिए सभी उपभोक्ता में कौन सा गुण पाया जाता है? तो परपोषी होते हैं। जो जितने भी उपभोक्ता है, कंज्यूमर है हम लोग, ठीक है? कंज्यूमर जैसे प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और सर्वाहारी, इस तरीके से सभी में परपोषी गुण होता है, यानी हम दूसरे पे आश्रित हैं, ठीक है? द्वितीय उपभोक्ता किसे कहते हैं? परपोषी उपभोक्ताओं जंतुओं को कहा जाता है, ठीक है? वे जंतु जो दूसरे जंतुओं का शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? तो प्रेडेटर्स बोलते हैं उसे, शिकारी बोलते हैं, ठीक है? कुछ जंतु मांसाहारी और प्लस शाकाहारी दोनों होते हैं, उसे सर्वभक्षी कहते हैं या सर्वाहारी बोल सकते हैं उसे। प्रकृति का मेहतर या एक्सकेवेंजर जिसे कहते हैं, अपघटक होते हैं, जीवाणु और कवक, ठीक है? जीवीय एवं अजीवीय घटकों में संबंध स्थापित करते हैं, तो अपघटक करते हैं, डिकम्पोजर जिसे बोलते हैं। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? तो ये एक दिशा में होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। एक संपूर्ण समुदाय के सभी जीवों में संबंध स्थापित करता है, तो खाद्य जाल स्थापित करता है। अगला देखिए, ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होते हुए भी कई पथों से किसमें गुजरता है? तो खाद्य जाल में गुजरता है। मैंने बताया था कि एक तरीके का एक मकड़ी का जाला होता है, ठीक है? ध्यान रखिएगा। एक स्थान के वायु, नमी और तापमान जैसे अजैव कारक किसका निर्धारण करते हैं? तो ये क्वेश्चन नंबर 22 है, ये हो जाएगा मौसम का, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, मौसम और आपका जलवायु होता है, उसमें क्या अंतर होता है? देखिए जिनमें दिन प्रतिदिन होने वाले बदलाव को क्या कहते हैं? मौसम बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हवा, ताप बहने वाली गति, जैसे बादल हो गया, कोहरा हो गया, ये जो घटनाएं होती हैं दिन प्रतिदिन जो बदलती रहती हैं, उसे मौसम बोलते हैं। जबकि जो जलवायु होती है, लंबे समय में घटित होने वाली एक स्थिति को दर्शाती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है? मानव भूगोल प्राथमिक मानव परिस्थिति तथा मानव समाज का अध्ययन प्रत्येक की पृष्ठभूमि है। ये कथन किसने दिया था? तो ऑप्शन नंबर ए, रेडजिल ने दिया था, ठीक है? झारखंड में पूछा गया, याद रखिए। एक देखिए, एक पुस्तक भी है, पॉल विडाल डी लाब्लास ने संभववाद की विचारधारा दी, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। ये आपके सीडीपी में पूछा जाता है। और रेडजिल की पुस्तक थी एंथ्रोपोग्राफी, एंथ्रोपोजियोग्राफी, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे अधिक खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती हैं? तो सबसे ज्यादा किस में पाई जाती हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, वन पारिस्थितिकी तंत्र सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है। वैसे अगर देखा जाए तो समुद्रिक जो समुद्र है वो भी सबसे बड़ा है, लेकिन श्रृंखलाएं इसमें पूछी गई, श्रृंखलाएं किसमें पाई जाती हैं? देख सकिए, इसमें देखिए आप देख सकते हैं उत्पादक, जैसे प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ठीक है? अब जैसे झाड़ियों को खरगोश खा रहा है, भेड़िया इस खरगोश को भेड़िया, भेड़िया को शेर, ऐसी वनस्पतियां हैं। तो टिड्डा खा रहा है, टिड्डे को मेढक, मेढक को सर्प। तो इस तरीके से बहुत सारी श्रृंखलाएं बनती है इसमें। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या परियोजना कार्य सोपान के अंतर्गत नहीं आता है? कौन सा नहीं आता है? ऑप्शन नंबर ए, परिस्थिति प्रदान करना। देखिए इसमें देखिए, मान लीजिए परिस्थिति प्रदान करना परियोजना कार्य सोपान के अंतर्गत नहीं आता है। परियोजना पद्धति में शिक्षण और सीखने को बच्चे के दृष्टिकोण में माना जाता है। एक परियोजना के लिए निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए, जैसे चुनना, नियोजन करना, निष्पादन करना, फॉलो, किसी प्रोजेक्ट का फॉलोअप करना बहुत जरूरी है, मूल्यांकन करना, रिकॉर्डिंग करना, परियोजना कार्य के प्रस्ताव में लेकर पूर्ण होने तक पूरा रिकॉर्ड रखना जब तक महत्वपूर्ण और आवश्यक है, ठीक है? तो ये एक सीडीपी का क्वेश्चन था। नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला में सबसे सर्वाधिक संख्या में पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, अपघटक। सर्वाधिक संख्या में कौन है? तो अपघटक पाए जाते हैं, याद रखिएगा। देखिए अपघटक जो है खाद्य श्रृंखला का एक अभिन्न अंग होते हैं। वे कार्बन युक्त कार्बनिक पदार्थ और अन्य पोषक तत्वों को तोड़ते हैं। उनके विकास के साथ साथ पौधे के विकास में भी ये उपयोगी होते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन, देखिए तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र में निम्न में से कौन सा जीव एक से अधिक पोषण संस्तर में पाया जाता है? एक से अधिक जो पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका, देखिए सी वाला, मछली। देखिए मछली को, जैसे पारिस्थितिकी तंत्र में मछली एक से अधिक होती है, पोषी स्तर होता है। जैसे तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में अगर देखें तो खाद्य श्रृंखला में फाइटोप्लैंक्टन उत्पादक होते हैं, जिनका सीधे जूप्लैंक्टन जो होती है और मछली द्वारा उपभोग किया जाता है, और उन्हें प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। हालांकि मछली जूप्लैंक्टन या यहाँ तक कि अन्य छोटी मछलियों को खाकर अन्य ट्रॉफिक स्तरों में उपभोक्ता के रूप में भी कार्य कर सकते हैं। अगला देखिए, यदि उत्पादक स्तर 20 जूल ऊर्जा ट्रैप की जाती है, तब मोर के लिए निम्न में से श्रृंखला में कितनी ऊर्जा बचेगी? तो ध्यान रखिएगा, जैसे आपने यहाँ पे 20 जो है आपके पौधे में 20 है, ठीक है? तो इसका 10% जब आप लेंगे तो यहाँ पे चूहे के पास 2 आ जाएगी, सर्प के पास 0.2 आ जाएगी,
और मोर के पास देखेंगे तो 0.02 हो जाएगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस तरीके से। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 0.02 जूल हो जाएगा। यही लेंडमैन का 10% नियम है, याद रखिएगा, इस तरीके से निकालना है। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं ओरल के हिसाब से। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है, परितंत्र शब्द का गठन किसने किया था? तो देखिए एजी टेंसले ने किया था, ऑप्शन नंबर सी, और ये 1935 में किया था, ठीक है। अर्नेस्ट हैकेल ने क्या किया था? इकोलॉजी शब्द दिया था 1866 में, और हम्बोल्ट एक भूगोलवेत्ता है जो यहाँ पे दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पर्यावरण से संबंधित कौन सा कथन असत्य है, कौन सा गलत है इसमें? तो ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण हमेशा स्थिर रहता है। तो पर्यावरण कभी स्थिर नहीं रहता है, ठीक है। पर्यावरण एक निरंतर चलती प्रक्रिया है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे क्या है, सत्य जो कथन देखिए, पर्यावरण भौतिक तत्वों का समूह है, पर्यावरण क्षेत्रीय विविधता होती है, पर्यावरण नियंत्रण एवं स्वपोषण पर आधारित होता है। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लाई ऐश अपशिष्ट उत्पादित होता है। तो फ्लाई ऐश देखिए ऑप्शन नंबर बी, ये थर्मल पावर जो परियोजना होती है उसमें फ्लाई ऐश होता है। इसे फ्लाई ऐश क्या बोलते हैं? देखिए बहुत सी चीजें हैं, जैसे कोयला को जलाने से निर्मित होता है, माइन कणों से बनता है। ये माइन कण वातावरण में उत्सर्जित होने वाली गैसों के साथ ऊपर उठने की प्रवृत्ति रखते हैं। जो राख यानी ऐश ऊपर नहीं उठती है वो पेंदी की राख कहलाती है। कोयला संचालित विद्युत संयंत्रों से उत्पन्न फ्लाई ऐश को प्राय चिमनियों द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। फ्लाई ऐश का उचित प्रबंधन न केवल पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। देखिए वर्तमान में लगभग 63% फ्लाई ऐश का उपयोग किया जाता है, भविष्य में इसे बढ़ाकर 100% का लक्ष्य निर्धारित किया गया। अगला देखिए, पर्यावरण शिक्षा केंद्र जो है, सेंटर फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन कहाँ पे स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी, अहमदाबाद। ध्यान रखिएगा ये यूपी में पूछा गया है, उत्तराखंड स्टेट में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सभी लोग इसमें क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा हैदराबाद लगा के आएंगे, ठीक है। लेकिन देखिए पर्यावरण शिक्षा केंद्र जो है 1984 में इसकी स्थापना हुई थी अहमदाबाद में, और ये एक पर्यावरण पर आधारित कार्यक्रमों की विस्तृत श्रृंखला है, ठीक है। पर्यावरण शिक्षा जो है ई कार्यक्रम में CEE के प्रशिक्षण के में कई पर्यावरण शिक्षकों को प्रशिक्षित भी किया। नेक्स्ट देखिए, थोड़ा सा नॉइज आएगा, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। ऑप्शन ये क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य देखिए ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरण पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पुनर्चक्रण होता है, तो ये गलत है। बाकी देखिए इसको एक्सप्लेन करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पुनर्चक्रण होता है, ये कथन असत्य है। जबकि अकार्बनिक पोषक तत्वों का पारिस्थितिकी तंत्र में पुनर्चक्रण, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कार्बन बंध के रूप में होता है, जबकि श्वसन प्रक्रिया में ऊर्जा उत्गमित होती है, ये कथन सत्य है। देखिए पारिस्थितिकी तंत्र का 1866 में हैकेल ने वनस्पति के क्षेत्र में किया था, सर्वप्रथम प्रयोग जो किया था, ठीक है। देख सकें EIA का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होता है EIA का, ठीक है। देखिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत सर्वप्रथम 1994 में पहले पर्यावरण प्रभाव आंकड़ा EAI मानदंड की अधिसूचित किया गया था। ये ध्यान रखिए, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट है 35 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सर्वाधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है? तो समुद्र सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है, ठीक है, इकोलॉजिकल सिस्टम है, ये सबसे अच्छा और स्थिर है, ठीक है। जैसे कि 36 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी का अजैविक घटक है? तो जैविक अजैविक दो घटक होते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी, ह्यूमस जो है आपका अजैविक है, पौधे कवक बैक्टीरिया ये सभी क्या है, जैविक है। जैसे कि 37 नंबर क्वेश्चन है, मृदा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए यहाँ पे दिया गया, मृदा भोजन एवं लकड़ी का मुख्य आधार है, मृदा एक प्रमुख संसाधन है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, पहला और दूसरा, ठीक है। इसमें लिखा है तीसरा जो है, सभी समुदाय एवं उनकी संस्कृतियां मृदा पर आधारित होती हैं, ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, माइक्रोराइजा पाया जाता है। तो ये देखिए एक पाइनस चीड़ होता है, चीड़ का पेड़ होता है, उसमें माइक्रोराइजा पाया जाता है, और ये पादप ऑर्गेनिक कवक को प्रदान करता है जो आपका माइक्रोराइजा होता है। और देखिए जड़ों में कवक की जो स्थिति होती है वो 3 प्रकार की होती है, बाह्य कवक मूल, अंतः कवक मूल और बाह्य अंतः कवक मूल, ठीक है। माइक्रोराइजा जो चीड़ होता है किसी कवक या बाह्यिक पादपों की जड़ों के बीच परस्पर सहजीवी संबंध को कहते हैं। इस प्रकार सहजीवी संबंध में कवक पौधे की जड़ों पर आश्रित होते हैं, ठीक। अगला देखिए, संसार का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो ये आपका सागर होगा, यानी समुद्र हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है, 71% से अधिक भाग पे क्या है, पृथ्वी के 71% भाग पर पानी है, और 3 मिलियन से अधिक लोगों की आजीविका का स्रोत भी ये समुद्र ही है, ठीक है। और सबसे बड़ा जो कृत्रिम अगर पूछा जाए, अगर प्राकृतिक पूछा जाए समुद्र है, कृत्रिम पूछा जाए तो धान का खेत होगा, और सबसे छोटा जो पूछा जाए तो एक्वेरियम, जिसे आप लोग घर पे मछली से पालते हैं जो एक्वेरियम है, वो सबसे छोटा पारिस्थितिकी तंत्र है। अगला देखिए, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में बड़े बांधों के निर्माण के कारण स्थानीय व्यक्तियों को अपने प्राकृतिक आवास को छोड़ना पड़ा। इस प्रकार की गतिविधि को क्या कहेंगे? तो ऑप्शन नंबर डी इसे बोलेंगे विस्थापन, ठीक है। देखिए इमिग्रेशन और इसमें क्या होता है अंतर देखिए।
जो तबादला होता है अस्थायी तौर पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, जैसे मान लीजिए किसी ऑफिसर का जैसे ट्रांसफर किया जाता है उसे तबादला बोलते हैं। अब ये स्थानांतरण के द्वारा अंदर आना जिसे इमिग्रेशन बोलते हैं, अप्रवास। जैसे किसी एक भौगोलिक इकाई से किसी अन्य भौगोलिक इकाई में व्यक्तियों के आकर बस जाने को क्या बोलते हैं, इमिग्रेशन बोलते हैं। और स्थानांतरण द्वारा बाहर जाना तो आउट इमिग्रेशन बोलते हैं, जिसमें लोग अपने देश के एक क्षेत्र से बाहर स्थायी रूप से अन्य क्षेत्र में जाने की क्रिया है। अतः लोग क्या प्राय मतलब अच्छा वेतन, नौकरी या बेहतर जीवन के लिए जाते हैं, जो जैसे अमेरिका जाते हैं जो, तो आउट इमिग्रेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है 41 नंबर, निम्न में से कौन सा वनोन्मूलन के परिणाम है, मतलब वनों को जब काटेंगे तो उसका क्या परिणाम निकलेगा। देखिए यहाँ पे, ये देखिए ऑप्शन नंबर सी, ए, बी, डी इसमें हो जाएंगे। देखिए वनोन्मूलन एक व्यापक अर्थ वाला शब्द है जिसके अंतर्गत पेड़ों की कटाई, जिसमें बार बार की जाने वाली काट छांट, पेड़ों का गिरना, जंगल के कूड़े करकट की सफाई, मवेशियों का चरना, जंगल में घूमना और नए पौधों के साथ छेड़छाड़ करना सब कुछ शामिल है। वनोन्मूलन के परिणाम स्वरूप वायुमंडलीय तापन में वृद्धि, वायुमंडल में CO2 के स्तर में वृद्धि के साथ साथ बाढ़, सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाओं के होने की संभावना भी बढ़ जाती है। अगला देखिए 42वां क्वेश्चन, जीवों के संबंध जहाँ एक जीव को सहचर्य के से लाभ होता है और दूसरे को हानि होती है, तो ऐसा कौन सा इसमें सहचर्य है, देखिए संबंध कौन सा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी, परजीविता। परजीविता मतलब हम दूसरे पे जीवित तो हैं लेकिन दूसरे को क्या हो रही है, हानि हो रही है। सहजीविता में क्या होता है, दोनों को लाभ होता है। देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। देखिए सहजीविता क्या होती है, जब दो जीवधारी बिना नुकसान पहुंचाए एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, इसे सहजीवी कहते हैं। जैसे लाइकेन का निर्माण शैवाल तथा कवक के द्वारा होता है। अब सहयोगकारिता यानी जब दो समान या अलग अलग जीवधारियों में संबंध में उन दोनों को लाभ हो तो सहयोगकारिता बोलते हैं। अब प्रतियोगिता क्या होती है, जीवधारियों को जीवित रहने के लिए अपनी जातियों, विभिन्न जातियों के बीच जो प्रतिस्पर्धा होती है जिसे प्रतियोगिता कहते हैं। प्रतियोगिता में जो सक्षम होता है वो वृद्धि करता है। जैसे चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत था। कलर के विशेष क्षेत्रीय जो प्रजातियां हैं वो क्या है, ऑप्शन नंबर डी, एक क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजातियां हैं। तो सीटेट में पूछा गया। देखिए जो लुप्त प्राय प्रजातियां होती हैं उसमें क्या है, ऐसे जीवों की आबादी जिनके निकट भविष्य में लुप्त होने का जोखिम है, क्योंकि वे या तो संख्या में कम है या बढ़ते और बदलते पर्यावरण के द्वारा संकट में भी है। दुर्लभ प्रजाति का है, ऐसी प्रजातियां जो दुर्लभ, असामान्य, कभी कभी दिखते हैं, जैसे हिमालयन ब्राउन भालू। ठीक है, अगला देखिए WWF के से क्या तात्पर्य है, तो ऑप्शन नंबर ए, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ये आपके देखिए 29 अप्रैल 1961 में जो इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो प्रतीक चिन्ह है ज्वाइंट पांडा है। ठीक है, ये बहुत पूछा जाता है, उस पर ज्वाइंट पांडा, सफेद पांडा दिख जाएगा, लेकिन आपको ज्वाइंट पांडा लगाना है। और ये एक सरकारी, अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है, इसके रखरखाव संबंधी मापदंडों को पूरा करती है। अगला देखिए, घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है, तो सबसे उच्च स्तर का हो जाएगा मांसाहारी। ठीक है, यानी कि मांसाहारी हो जाएगा, लेकिन इसमें आपका शाकाहारी प्लस मांसाहारी दोनों हो सकता है, क्योंकि सर्वाहारी भी हो सकता है। तो देखिए इसको इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2017 में यूपी टेट में इस प्रश्न का उत्तर जीवाणु माना है, क्योंकि सर्वोच्च जो होता है वो जीवाणु जो आपके डिकम्पोजर होते हैं वो भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गिद्ध को मांसाहारी माना गया है। अगला देखते हैं, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो ऑप्शन नंबर बी, A.G. टेंसन ने किया था और 1935 में इन्होंने किया था। इनकी पुस्तक थी। ठीक है, इसलिए A.G. टेंसन को पारस्यिकी तंत्र का जनक माना जाता है। अगला देखते हैं, पारस्यिकी तंत्र के घटक कौन से हैं, तो ऑप्शन नंबर बी, जैविक और अजैविक घटक। ध्यान रखिएगा, उत्पादक उपभोक्ता मत कर दीजिएगा, या उत्पादक उपभोक्ता या अपघटक ये मत कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जैविक प्लस अजैविक घटक। ये जो चौथा पॉइंट है ये सभी आपके जैविक में आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे दिखाते हैं आपको। देखिए जैविक घटक कौन से, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। अब उपभोक्ता कितने हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, इस तरीके से ध्यान रखिएगा। और ये अजैविक घटक कौन से, देखिए भौतिक कारक, अकार्बनिक कारक और कार्बनिक कारक। अब देख लीजिएगा इसमें। नेक्स्ट, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज शेयर कर दीजिएगा, और एक हाइप का बटन होता है तो छोटे यूट्यूबर्स के लिए बनाया गया है वो, तो प्लीज हाइप कर दीजिएगा, तो उससे क्या है मेरा वीडियो जो है थोड़ा सा ट्रेंड करने लगेगा। देखिए 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश है, नहीं है, तो कौन सा नहीं, ऑप्शन नंबर ए, कम्पास नहीं है। अब देखते हैं यहाँ पे, जो पूर्वी अफ्रीका में, ये जो आपके उष्णकटिबंधीय घास स्थल है, पूर्वी अफ्रीका में सवाना है, ब्राजील में कम्पास है, वेनेजुला में लानोस है। शीतोष्ण कटिबंधीय देखिए अर्जेंटीना में पंपास, उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज, दक्षिणी अमेरिका में, अफ्रीका में वेल्ड है, मध्य एशिया में स्टेपीज, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स है। ठीक है, अगला देखते हैं, घास के मैदान यहाँ पे दिखाया गया वही सेम है। ठीक है,
और देखिए आपके इसमें कुछ खास हैं। देखिए पुस्टाज जो है आपका हंगरी में है, और कैटरबरी जो है आपका न्यूजीलैंड में पड़ता है, ठीक है। बाकी आपने पढ़ लिए। एक से 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? 16 घास स्थल, ये आपके ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं, ठीक है। पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं 16 घास, और ये उष्णकटिबंधीय मोंटन जंगलों के रूप में पाया जाता है। इस तरह के घास के मैदान जो होते हैं नीलगिरी, कन्याकुमारी और पश्चिमी घाट के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अब देखिए कुछ घास के मैदान अपने भारत में जो पाए जाते हैं देख लीजिए। सोनमर्ग या गुलमर्ग, जहाँ पे भी मर्ग आए तो आपका जम्मू कश्मीर होगा, ठीक है। बुग्याल ये उत्तराखंड में, उर्मिल कर्नाटक में, शोला महाराष्ट्र या पश्चिमी घाट में, बन्नी घास गुजरात के कच्छ के रण में, खज्जर खज्जर जो आपका है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट देखिए 50वां क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? तो सबसे पहले क्या आएंगे? उत्पादक, फिर आएंगे उपभोक्ता, फिर आएंगे अपघटक, ठीक है। तो इसमें आप देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला देखिए, घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता कौन से होते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी ये होते हैं मांसाहारी, ठीक है। जैसे यहाँ पे गिद्ध हो गया, इस तरीके से डायग्राम में दिखाया गया, आपको देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसका उत्तर सी माना था, तो अब सी देख लीजिए। ये जो आपका सी है जीवाणु, तो ये एक डिकम्पोजर भी होते हैं, तो सर्वाधिक मतलब सबसे ऊंचा स्तर इसे मान सकते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य का प्रकाश, इतनी बार पूछा गया, ठीक है। और इतना सिंपल क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश जो है हमें मतलब किसी भी बिना कोई कारण के इतनी ऊर्जा देता है, जिससे हम सोलर पैनल काफ़ी चीज़ें करते हैं। पूरा मतलब पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो सूर्य पे ही टिका हुआ है, ध्यान रखिएगा। और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। अब देखिए किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं, तो शाकाहारी क्या होते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। जो शाकाहारी होते हैं वो खाएंगे क्या? घास खाएंगे। तो घास जो है आपका, वो तो आपका उत्पादक हो गया। उपभोक्ता क्या है? प्राथमिक में आएगा, प्राथमिक फिर द्वितीयक फिर तृतीयक, ठीक है, इस तरीके से। अगला देखिए, जब एक जीव लाभ होता है और बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो क्या कहलाता है? एक को लाभ होता है और दूसरे को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ऑप्शन बी इसे बोलते हैं सहभोजी, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, जिसमें एक जंतु को तो इस संबंध में लाभ होता है और किंतु दूसरे जंतु को कोई हानि नहीं होती है। जैसे उदाहरण के लिए गैस्ट्रोपोड, कवच में क्या होता है? केकड़ा जो क्रैब रहता है, तो कवच के ऊपर समुद्री एनिमोन आती है, चिपकी रहती है, तो उसे मतलब जो केकड़ा है ना उसे कोई फायदा हो रही है, लेकिन एनिमोन है उसे फायदा हो रहा है। इसी प्रकार शार्क में पेट्रोमाइजोन चिपकी रहती है, जो हेलो से वेल से समुद्री बर्निकल चिपके रहते हैं, इस तरीके से, ठीक है। अगला देखिए, जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं, तो मोर का पोषक स्थल क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी ये खाद्य प्रमाण में सबसे शीर्ष पर रहेगा। अगला देखिए, इस तरीके से आप देख सकते हैं डायग्राम में बना हुआ। अगला देखिए, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? तो इसे प्राथमिक चरण के उपभोक्ता बोलते हैं, जो शाकाहारी होते हैं। इस तरीके से हरे पेड़ पौधे हैं, इसे टिड्डा खा रहा है, तो ये प्राथमिक उपभोक्ता हो गए, देखें, और शाकाहारी होंगे। ध्यान रखिएगा, पहला जो है प्राथमिक उपभोक्ता हमेशा शाकाहारी रहेगा। अगला देखिए, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? तो देखिए, इकोसिस्टम जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलन तंत्र है, एक तरीके का। अगला देखिए, किसी परितंत्र में तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर ए जैव भू रासायनिक चक्रण बोला जाता है इसे, ठीक है। इसमें कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन के तत्व होते हैं। ये तत्व वातावरण में जीवों में और जीवों के वातावरण में स्थानांतरित होते रहते हैं। अगला देखिए, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी ये होते हैं शाकाहारी, जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। जैसे उत्पादक को जो खाएंगे वो प्राथमिक होंगे, फिर इसके बाद मांसाहारी आएंगे, और मांसाहारी के बाद सर्वाहारी भी हो सकते हैं, बाकी लास्ट में अपघटक आते हैं। अगला देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र दिया गया और उत्पादक दिए गए। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न प्रकार के और वन पारिस्थितिकी तंत्र में बड़े बड़े वृक्ष, झाड़ियां तथा शाकीय पौधे होंगे। खाद जो घास स्थल होगा, इसमें विभिन्न प्रकार की घास है एवं जंगली छोटे शाकीय पौधे होंगे। फसल जो स्थल है, जो क्रॉप लैंड है, इसमें उपस्थित जो फल के पौधे हैं वो आपके उत्पादक में आएंगे, तो ये उत्पादक की श्रेणी दी गई, ठीक है। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षावन। ध्यान रखिएगा, सवाना मत लगा दीजिएगा, ठीक है। सवाना मतलब बहुत ज्यादा उसमें ऑक्सीजन मिलती है, मतलब घास स्थल भी है काफी, लेकिन जो उष्णकटिबंधीय वर्षावन है ये आपके विषुवत रेखा के बीचों बीच में रहते हैं। तो देखिए यहाँ पे पारिस्थितिकी तंत्र ये इसलिए सर्वाधिक है क्योंकि विषुवत रेखा के आसपास पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है, पर्याप्त वर्षा तथा पर्याप्त तापमान होने के कारण पारिस्थितिकी तंत्र के उत्पादन के लिए आदर्श उत्पन्न होती है, ठीक है। और जैव विविधता पाई जाती है इसमें सर्वाधिक। ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है इतने विशाल हैं कि ये पृथ्वी के फेफड़े कहलाते हैं। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन जो पाई जाती है वो इन्हीं से पाई जाती है। हालांकि लाइकन से भी जो ऑक्सीजन है मिलती है, जो समुद्र में लाइकन होती है।
अगला देखिए 61 नंबर, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, इसे खाद्य जाल बोला जाता है, यानी मकड़ी का जाला जो बोला जाता है, खाद्य श्रृंखलाओं का जो जाल होता है उसे खाद्य जाल बोलते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा किसान का मित्र है? तो वेरी सिंपल है, ये आपका केचुआ हो जाएगा। ठीक है, केचुआ जो होता है आपका नीचे की मिट्टी को क्या करता है, ऊपर लाता है सतह पे, तो जिससे क्या होता है, पोषक पदार्थ जो होते हैं, ह्यूमस की मात्रा अधिक हो जाती है, जिससे मिट्टी और उसकी उपजाऊ बढ़ जाती है। ठीक है, अगला देखिए, पर्यावरण की परिभाषा क्या है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए, एबायोटिक और बायोटिक घटक होते हैं इसमें, तो इसमें एबायोटिक और बायोटिक घटक में संतुलन बना रहता है। अगला देखिए 64 नंबर क्वेश्चन है, कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त जो रसायन है वो क्या है? तो सिल्वर आयोडाइड, मैंने अभी बताया था आपको पहले। ठीक है, इसमें AgI जो होता है इसको मतलब यूज किया जाता है जब आप किसी मूवी में अगर बारिश देखते हैं, फिर मौसम बारिश जो होती है वो इसी तरीके से बनाई जाती है। इसमें जो सिल्वर आयोडाइड होते हैं इसके स्फटिक यानी क्रिस्टल रखकर गर्म किया जाता है, अंगारों पर रख के किया जाता है। स्फटिक गर्म होते हुए वाष्प के रूप में ऊपर उठते हैं और हवा के साथ बादलों तक पहुंच जाते हैं। बीज कारक इसकी वाष्प बादलों में पहुंचकर वर्षा की बूंदे बनने की प्रक्रिया जो होती है काफी शीघ्रता से संपूर्ण होती है और जल्दी ही बारिश होने लगती है। ठीक है, अगला देखते हैं, सबसे छोटा पारसी तंत्र, अभी मैंने बताया था एक्वेरियम जो आप घर पे यूज करते हैं। सबसे बड़ा पारसी कृत्रिम पारसी तंत्र, ध्यान रखिए, कृत्रिम अगर बोले तो धान का खेत, अगर बोले सबसे बड़ा पारसी तंत्र कौन सा है तो समुद्र हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे विक्षुब्ध पारसी तंत्र कौन सा है? पर्णपाती वन, स्थल खंड पर पाए जाने वाले सबसे बड़ा पारसी तंत्र ये जंगल है, स्थल पे पाने वाला है। अगर वैसे पूछा है पूरे विश्व में तो आपका समुद्र हो जाएगा। अगला देखिए, पारसी तंत्र का मित्र कौन है? तो नीम है, पीपल है, बरगद है, तुलसी, ये सभी पेड़ पौधे बहुत ही मतलब इनमें मित्रता होती है। आप ये समझिए ये हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा पारसी तंत्र समुद्र है। अगला देखिए, पारसी तंत्र का उदाहरण क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, ये तालाब भी एक तरीके का पारसी तंत्र है। अगला देखिए, अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणियों को कहते हैं, जिसे बोलते हैं ऑप्शन नंबर सी, स्कैवेंजर। ठीक है, जैसे आप सफाई कर्मी कह सकते हैं, मक्खी है और गिद्ध है। नेक्स्ट है 67 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी का अपमार्जक कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए, जीवाणु और कवक, ये सभी क्या अपमार्जक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में जैविक घटक कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, पादप। पादप क्या है? जैविक घटक। अगला देखिए, हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है? तो आपका नाइट्रोजन है जो आपका 78% लगभग है। ठीक है, और ऑक्सीजन 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। ठीक है, इस तरीके से ये आपको पता होगा। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको कार्बन डाइऑक्साइड का याद रखिए। ठीक है, आर्गन का याद रखिए और ये दो का याद रखिए, बाकी इतना नहीं पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन जीवीय कारक नहीं है? जीवीय कारक ऑप्शन नंबर डी, चट्टान नहीं, बाकी पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव और जंतु, ये सभी आपके जीवीय कारक है जिनमें जीवन है। अगला देखिए, हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के जो आर हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो 3 प्रकार के आर, ये ऑप्शन नंबर सी, कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग। ठीक है, ये हो जाएगा आपका रिड्यूस, रिसाइकिल, रीयूज। 1992 में वन पर्यावरण जो मंत्रालय है उन्होंने 1992 में एक नीतिगत बयान में 3R की घोषणा की थी, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है। यदि एक मेढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा, ऑप्शन नंबर सी, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता की तरफ। ठीक है, तो मेढक जो है वो टिड्डे को खा रहा है, टिड्डा जो है वो आपका प्राथमिक हो जाएगा क्योंकि टिड्डे ने घास खाया है या मतलब झाड़ियां खाई है, और इसको खा रहा है मेढक हो जाएगा द्वितीय उपभोक्ता। अगला देखिए, मानव पर्यावरण संबंध एक कैसा है? तो धनात्मक है, ध्यान रखिए, मानव के साथ में जो पर्यावरण का संबंध है वो कैसा है? धनात्मक है। मैन एंड एनवायरमेंट रिलेशनशिप जो होता है वो धनात्मक रहेगा। अगला देखें, किसी खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव हरे पौधे पादप होते हैं क्योंकि ऑप्शन नंबर सी, वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडल यानी CO2 को स्थिरीकरण करते हैं। इसका भी एक कारण है ना कि मतलब सबसे ज्यादा यही पादप क्यों होते हैं। देखिए, वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिरीकरण करते हैं। पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन को वातावरण में छोड़ते हैं, जिन्हें हम मतलब एक्वायर करते हैं या मतलब लेते हैं। 75 में क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा आपदा पर्यावरणीय ह्रास के कारण उत्पन्न होती है? तो ऑप्शन बी, बाढ़ और सूखा, ये पर्यावरण के ह्रास के कारण उत्पन्न होती है। सूखा, बाढ़, अत्यधिक वर्षा, ये सभी क्लाइमेट चेंज होते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, भूमि नहीं है, बाकी धर्म, परिवार, समुदाय। ठीक है, आप कहेंगे पर्यावरण मैंने पढ़ा नहीं, तो देखिए पर्यावरण कई प्रकार का होता है, जैसे मानव जो सामाजिक पर्यावरण का घटक होता है, इस तरीके से गलत नहीं, भौतिक पर्यावरण, मानव पर्यावरण, इस तरीके से बने होते हैं, इसके कैटेगरी मतलब इसकी बटी हुई है। गलत नहीं। 77 क्वेश्चन,
पर्यावरण के अंतर्गत कौन आते हैं? ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। देखिए पेड़ पौधे, जीव जंतु, मकान, सड़कें, पूजा स्थल, ठीक है, रिश्ते नाते और सांस्कृतिक, ये सामाजिक पर्यावरण में आता है। अगला देखिए इस तरीके से आपका जैविक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण बनेगा। नेक्स्ट है ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? तो हमने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि ऊर्जा का पिरामिड जो होता है वो हमेशा सीधा बनता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि 10% का नियम इसमें लगता है, तो जो पिरामिड होता है वो सीधा होगा। यहाँ पे मान लीजिए 100 है तो धीरे धीरे कम ही होती जाएगी, ठीक है, तो ऊपर जो है सबसे कम रहेगी, नीचे हमेशा ज़्यादा रहेगी। इस तरीके ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है, ध्यान रखिए। ये देखिए इस तरीके से एग्जाम्पल दिखाएगा, 1000 किलो कैलोरी है, वो 100 बचा, फिर 10 बचा, फिर 1 किलो कैलोरी बचा। नेक्स्ट देखिए प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। वनों की कटाई, शिकार, निर्माण कार्य, ये सभी क्या है? सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच की एक अंतःक्रिया है। अगला देखिए प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख जो घटक हैं वो कौन है? ऑप्शन नंबर डी ये सभी हैं। देखिए सभी जीव, भू आकृतिक कारक, जलवायु कारक। नेक्स्ट देखिए एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना % भाग स्थानांतरित होता है? ध्यान रखिएगा 10% का नियम है, यानी कि 10% केवल जो है ऊर्जा स्थानांतरित होती है। अगर 90% लिखा हुआ हो उस पर टिक मत लगा दीजिए, ध्यान रखिएगा 90% जो होती है वो उपभोग कर लेता है, कोई भी मतलब उपभोक्ता है वो 10% ऊर्जा को मतलब कंज्यूम कर लेता है, तो बची हुई 10% ऊर्जा आगे बढ़ती है, ठीक है, इसी को लिंडमैन का नियम बोला गया है 10% का। निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? तो इसमें नहीं पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर डी सौरमंडल नहीं है, बाकी मानव, जलमंडल, वायुमंडल, ठीक है, सौरमंडल अलग चीज, ठीक है। जैवमंडल में आपके 3 ही आते हैं, जलमंडल, वायुमंडल और आपका ये जो पृथ्वी मंडल है मतलब उसमें आता है, ठीक है, जैवमंडल में आता है, सौरमंडल अलग है, याद रखिए। नेक्स्ट है पर्यावरण असंतुलन का कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी। पर्यावरणीय चेतना का अभाव, भौतिकवादी सोच, भोगवादी प्रवृत्ति, ये सभी क्या है? पर्यावरण असंतुलन के कारण। नेक्स्ट पर्यावरण एक स्रोत है, कैसा है? ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, जैसे अधिगम का है, औषधि का है, ऊर्जा का, ये सभी इसके स्रोत हैं। जैसे कि 10% का नियम किसने दिया था? तो आपके लिंडमैन ने दिया था, ठीक है, 1942 में इन्होंने दिया था 10% का नियम कि अगले जो कंज्यूमर के पास में 10% ऊर्जा जो है वो ट्रांसफर होती है, 90% वो खा लेता है, ठीक है। जैविक पर्यावरण में शामिल कौन सा है? तो देखिए जैविक पर्यावरण में आपके ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी आएंगे, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, ये सभी आएंगे। नेक्स्ट देखिए ऊर्जा समन्वय के निम्नलिखित आरेख को देखना है और इसमें बताना है, 1 2 3 4 5 दिया गया, ठीक है, तो आप खुद से देखिए, जैसे पहले पे क्या होगा? उत्पादक होगा, फिर 2 3 4 ये आपके उपभोक्ता होंगे और 5वां क्या होगा? अपघटक होगा। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी दिया गया, पहला क्या है? सूरज, सॉरी इसमें देखिए पहले पे सूरज रख दिया गया, ठीक है, फिर यहाँ पे आपका क्या आएगा? दूसरे नंबर पे आएगा आपका कोई पौधा होगा या कोई घास होगी, ठीक है, मतलब हरे पेड़ पौधे होंगे, फिर तीसरे पे प्राथमिक उपभोक्ता, दूसरे पे द्वितीयक और तीसरे पे आपका यहाँ पे देखिए 5 नंबर पे मनुष्य दिया गया, तो आपका सर्वाहारी आ जाएगा, तो 5वां पे मनुष्य आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से सूर्य, पादप, शाकाहारी जीव, मांसाहारी जीव, फिर अपघटक आएगा 5वें, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अपघटक नहीं दिया गया, ठीक है, तो इसमें आपका 5वें नंबर पे आ जाएगा मनुष्य, अगर दिया होगा तो अपघटक आता है इसमें। अगला निम्नलिखित में कौन सी खाद्य श्रृंखला घासीय मैदान की नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी देखिए प्लावक, मछली, व्हेल, ये सभी क्या है? ये समुद्र की है श्रृंखलाएं हैं, बाकी ये सभी आपके जो है घासीय श्रृंखला है। ठीक है, अत्यधिक चारण का परिणाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी मृदा अपरदन, ज्यादा चलाएंगे मतलब चारण करेंगे तो क्या मृदा का कटाव ज्यादा होगा, तो इससे मृदा अपरदन होगा। नेक्स्ट देखिए ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक है? तो ह्यूमस में आपके अपघटक निर्माण जो सहायक होते हैं, अपघटक क्या करते हैं? ह्यूमस बनाते हैं, जिससे क्या होती है उसकी मतलब जो पेड़ पौधे हैं उनकी क्षमता बढ़ जाती है, ठीक है, मृदा की जलधारण क्षमता बढ़ जाती है, वातन क्षमता जो होती है और सलंद्रता बढ़ जाती है, ह्यूमस की जो उपस्थिति होती है मिट्टी को फिर से उपजाऊ बना देती है। तो इसलिए जो आपके अपघटक हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है पर्यावरण के लिए, ध्यान रखिए। वनों के कटान के प्रमुख परिणाम क्या है? तो वनों को अगर हम काटेंगे तो क्या होगा? तो 1 2 3 ये सभी होंगे। वन प्राणियों के प्राकृतिक आवास का विनाश होगा, जल चक्रण का प्रभाव होगा, मृदा अपरदन होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1 2 3, ठीक है। अगला देखते हैं नदी मुहानों के लक्षण क्या है? तो नदी मुहाने क्या है? ये सभी ताजा एवं खारा जल देती है, समृद्ध जैव विविधता होती है, अधिक उत्पादकता होती है। आपने देखी होगी जितनी भी सभ्यताएं हुई हैं वो सब नदी के किनारे, अगर नदी के किनारे नहीं होती तो वो पनप नहीं पाती। चाहे आप अपनी सिंधु घाटी सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता है, ठीक है, मेसोपोटामिया एक सभ्यता है, वो सभी नदी के मुहानों पर हुई है। जहाँ नदी होगी वहाँ पे समृद्धि रहेगी, ध्यान रखिएगा। अगला 93 नंबर क्वेश्चन है,
खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की निरंतर बढ़ती मात्रा क्या कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर बी, ये जैव सांद्रण कहलाती है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ज्यादातर लोग गलत करेंगे। खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की निरंतर बढ़ती मात्रा जो होती है जैव सांद्रण कहलाती है। जैव सांद्रण में पर्यावरण के किसी प्रदूषक का खाद्य श्रृंखला के प्रथम जीव में सांद्रण बढ़ता है। अगला देखिए, जल चक्र को नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन नंबर बी, ये वन, जो वन होता है वो जल चक्र को नियंत्रित करता है, क्योंकि वन में क्या होती है, CO2 की उचित मात्रा वातावरण में बनाए रखते हैं। वन वातावरण में जल चक्र को नियंत्रित रखने में महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। अगला देखो, पेड़ों की कटाई घटाती है। तो देखिए, पेड़ों की कटाई क्या है, वर्षा को घटाती है, ठीक है, मृदावर्धन। और ये आपका देखिए, इसमें होने को तो आपका मृदावर्धन भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन भूस्खलन नहीं हुआ। देखिए, पेड़ों की कटाई का सीधा प्रभाव हमारे परितंत्र पर पड़ता है। पेड़ों की कटाई से मृदावर्धन तीव्र गति से बढ़ता है। पेड़ मृदा के अपरदन पर भूस्खलन को रोकता है, जिससे बाढ़ और सूखे की तीव्रता में कमी आती है। पेड़ों की कटाई से वर्षा की मात्रा में कमी आती है, जिससे सूखा पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसमें घटाती है जो, तो इसमें आपका देखिए, इसको समझ, देखिए ये क्वेश्चन अच्छे से समझ लीजिए। इसमें पूछा है घटाती है, क्या घटाती है, तो वर्षा को घटाएगी, ठीक है, मृदापर्दन और भूस्खलन को क्या है, बढ़ाएगी, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अगला देखिए 96 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? ऑप्शन नंबर डी, ये प्लास्टिक सबसे हानिकारक है, ठीक है, प्लास्टिक नष्ट नहीं होती। देख सकिए, अगला जो चैप्टर आएगा हमारा प्रदेश रहेगा, ठीक है, अपने यूपी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो देखेंगे। और बाकी वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ में, और एक हाइप का बटन दिया है, तो प्लीज़ जो अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाइप जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। ये एक नए यूट्यूबर्स के लिए आया था, ठीक है, हाई वाला जो बटन होता है उस पर क्लिक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। अगर वीडियो में कुछ भी कमी रही हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, किस तरीके से मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए या सीधे क्वेश्चन पे अटैक करना चाहिए, बता दीजिएगा। और मैं धीरे धीरे प्लेलिस्ट बना दूंगा इसकी, यूपी टेट की जितनी भी क्लासेस हैं वो आपको मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।